हेलो दोस्तों, नलिन अकादमी शिक्षा मंत्र आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। आज हम आपके लिए लाए हैं ब्लैक बुक का मध्यकालीन भारतीय इतिहास, जिसमें हम पढ़ेंगे भारत में मुस्लिम शासक का आक्रमण। सबसे पहले कौन आया था? तो सबसे पहले आपका आया था मोहम्मद बिन कासिम। उसके बाद गजनवी, गौरी, उसके बाद हम लोग देखेंगे दिल्ली सल्तनत, उसके बाद हम लोग देखेंगे मुगल एम्पायर। तो मध्यकालीन भारत में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम इसमें देखेंगे। ये वीडियो आपके कहाँ काम आएगा? ये वीडियो आपको एसएससी में काम आएगा, ये वीडियो आपको रेलवे में काम आएगा, रेलवे। ये वीडियो आपको बीपीएससी, बीपीएससी, बिहार एसएससी और जितने भी एग्जाम होते हैं जहाँ जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहाँ इतिहास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो ध्यान से देखिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। और रही बात इसकी पीडीएफ की, वो आपको मिलेगा नलिन अकादमी के टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कहाँ से? ये है ब्लैक बुक का क्वेश्चन। तो चलिए, निम्नलिखित में से किसने अपने हमलों में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के साथ अन्य मंदिरों को 17 बार लूटा और नष्ट किया? किसने किया? महमूद गजनवी ने। महमूद गजनवी, गजनी से आया था, गजनवी नाम था। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर जो है आपका सौराष्ट्र में सोमनाथ मंदिर है, गुजरात में, भगवान शंकर को समर्पित है, ज्योतिर्लिंग है। तो मोहम्मद गजनवी ने, इसको कहा जाता है कि 17 बार आक्रमण हुआ था इस मंदिर पे, इतना सारा धन था इस मंदिर के पास, फिर भी आज भी यह अपने खड़ा है, मंदिर बन के तैयार है, वहाँ पूजा अर्चना होती है। कई बार इसको तोड़ा गया है। तो किसने किया था? महमूद गजनवी ने। नेक्स्ट है, फारसी विद्वान अल बरूनी अफगानिस्तान और भारत पर हमले के दौरान किस आक्रमणकारी के साथ था? तो महमूद गजनवी के साथ था फारसी विद्वान अल बरूनी। ठीक है। नेक्स्ट है, उज्बेकिस्तान का कौन सा यात्री 11वीं शताब्दी में भारत आया था? तो उज्बेकिस्तान का अल बरूनी आया था भारत में। किसके साथ आया था? महमूद गजनवी के साथ आया था। क्लियर है? नेक्स्ट है, नीचे दिए गए शासकों को सही कालानुक्रम क्या है? तो सबसे पहले आपका आएगा महमूद गजनवी, सबसे पहले महमूद गजनवी आएगा। उसके बाद आएगा आपका मोहम्मद गौरी। उसके बाद आएगा आपका चंगेज खान, चाइना में, चीन में चंगेज खान था। और बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये मुस्लिम शासक था। ये मुस्लिम शासक नहीं था चंगेज खान। नेक्स्ट है, उसके बाद आएगा आपका तैमूर लंग। ठीक है। क्वेश्चन है, तराइन की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो तराइन में 2 युद्ध हुए। कौन कौन से? पहला 1191 में, 1191 में। दूसरा 1192 में। 1191 में किसके किसके बीच हुआ? 1191 में हुआ आपका किसके बीच? मोहम्मद गौरी, मोहम्मद 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 नहीं लिखते हैं, गौरी लिखते हैं। इधर टाइम बचेगा। गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, पृथ्वीराज चौहान के बीच। इसमें जीता कौन? इसमें जीत गए आपके पृथ्वीराज चौहान, जीत गए। उसके बाद 1192 में युद्ध हुआ। ये भी हुआ मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, सेम सेम, नो डिफरेंस। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या था कि मोहम्मद गौरी की जीत हो गई और पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई। और यहाँ से हिंदू शासक जो हैं वो भारत पर से खत्म हो जाते हैं और कौन आएंगे? मुस्लिम इन्वेडर्स राज करने लगेंगे भारत पे। 1192, इसलिए तराइन का द्वितीय युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वंश देखिए, दास वंश, जिसको आप गुलाम वंश भी बोलते हो। दास क्या होता है? गुलाम ही तो होता है। और गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो गुलाम वंश की स्थापना आपके मोहम्मद गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। किसने? ये कौन था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। जिसने दिल्ली सल्तनत की भी शुरुआत की थी। दिल्ली सल्तनत में कितने वंश आते हैं? दिल्ली सल्तनत में मुख्य रूप से 5 वंश आते हैं। कौन कौन से आते हैं? तो आप एक ट्रिक लिख लेना, जीके तो सॉलिड है, सॉलिड है। से आपको ट्रिक क्या है? आसान है ट्रिक, याद रहेगा। और चलिए देखते हैं। जी से गुलाम वंश, के से खिलजी वंश, टी से तुगलक वंश, एच से सैयद वंश और एल से लोदी वंश। तो जीके तो सॉलिड है, हो गया आपका। पहले आया गुलाम वंश, और गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, इसलिए बोला जाता है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। इसकी मृत्यु कैसे हुई थी? इसकी मृत्यु हुई थी आपके पोलो खेलते टाइम। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान ने पहली बार कुतुब मीनार के निर्माण की शुरुआत की थी? तो आप कुतुब मीनार जाओगे दिल्ली में तो देखना कुतुब मीनार है, उसके 4 बिल्डिंग का कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया है, 4 माला। लेकिन 5वां माला इल्तुतमिश ने बनवाया है। ठीक है। इल्तुतमिश कौन था? इल्तुतमिश था कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था।
जिससे उसने अपनी बेटी की शादी करवा दी। तो इल्तुतमिश गुलाम था, बाद में जाके दामाद हो गया। और ऐसे प्रचलन बहुत देखने को मिलेंगे कि जो गुलाम थे वो बाद में दामाद हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अरे नेक्स्ट है, किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित करवाया था? तो 2.5 दिन का झोपड़ा अभी भी है, ये ऐसा नहीं था कि 2.5 दिन के लिए था, बस इसका एक नाम है, पता नहीं क्यों है 2.5 दिन का झोपड़ा। नाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, कहाँ? अजमेर में। नेक्स्ट है, किसकी मृत्यु चौगान या पोलो जिसको बोलते हो वो खेलते टाइम हो गई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक मारने जा रहा था और चौगान खेलते हैं, घोड़े पर बैठ के गोल करते हैं हॉकी की तरह, तो घोड़ा से गिर गया था, इसलिए इसकी मृत्यु हो गई थी। ऐसे ही अकस्मात मृत्यु हुई थी आपके हुमायूं की। कहा जाता है कि वो लाइब्रेरी के सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई थी, पता नहीं पढ़ने क्यों गया था। नेक्स्ट है मामलुक वंश। तो देखिए गुलाम वंश का 2 नाम है, एक है आपका मामलुक वंश और एक है आपका गुलाम वंश। तो कभी अगर क्वेश्चन आए तो कंफ्यूज मत होना, मामलुक वंश इज गुलाम वंश। तो मामलुक वंश का तीसरा शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद एक नॉर्मल सा शासक बना था जिसको हटाकर इल्तुतमिश ने शासन व्यवस्था अपने हाथ में ले ली थी। और इल्तुतमिश कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था और गुलाम भी था। कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा बना था लेकिन वो कैपेबल नहीं था। नेक्स्ट है, इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली को संस्थापक रूप में लागू किया गया था? तो सीधा सीधा क्वेश्चन है कि इक्ता व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी दिल्ली सल्तनत में? तो इक्ता व्यवस्था की शुरुआत की थी आपके इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखा, चलिए क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने टक्का और जीतल सिक्कों को प्रचलित किया? तो टक्का और जीतल, जीतल क्या थे? चांदी के सिक्के, तो इल्तुतमिश ने शुरू किया टक्का और जीतल। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश ने किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित करने का निर्णय लिया था? तो इल्तुतमिश के बेटे थे लेकिन वो कैपेबल नहीं थे। कौन कैपेबल थी? रजिया सुल्तान कैपेबल थी। तो लेकिन आप जानते हो अभी ही महिलाओं की स्थिति देख लो, अभी हमारी कोई लीडर महिला बन जाती है तो बहुत लोग को उससे भी प्रॉब्लम होने लगती है। तो उस टाइम सोच लो क्या हालत रही होगी। और अगर बात मुस्लिम धर्म की हो तो उसमें भी क्या रही होगी, क्योंकि मुस्लिम धर्म में अभी भी महिलाओं को उतने अधिकार प्राप्त नहीं है जितने दूसरे धर्म में है महिलाओं को अधिकार प्राप्त। तो इल्तुतमिश ने रजिया सुल्तान को उत्तराधिकारी घोषित तो किया था लेकिन किसी ने रजिया को गद्दी पर बैठने नहीं दिया। लेकिन जब उसके बेटे बैठे, कैपेबल नहीं थे, मरे, उसके बाद रजिया सुल्तान ने शासन व्यवस्था अपने हाथ में लिया और दिल्ली की पहली मुस्लिम महिला शासक बनी रजिया सुल्तान। दिल्ली की पहली मुस्लिम महिला शासक रजिया सुल्तान। ऐसा क्वेश्चन आया आपको कि भारत में पहली महिला शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान उसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर आप दे भी नहीं सकते हो। हाँ, भारत में पहली मुस्लिम शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान आंसर होगा, मुस्लिम होना जरूरी है। ठीक है, ऐसे तो हमारी महारानी अहिल्याबाई होलकर ने भी राज किया था, उसके पहले भी राज किया था, बहुत सारे नहीं। नेक्स्ट है, मामलुक साम्राज्य का कौन सा शासक 1236 से 1240 तक दिल्ली की सुल्तान थी? तो रजिया सुल्तान थी। लेकिन रजिया सुल्तान का क्या हुआ? रजिया सुल्तान प्यार के चक्कर में बर्बाद हो गई। ठीक है, सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री रजिया किस वर्ष सुल्तान बनी? तो 1236 ईस्वी में सुल्तान बनी थी रजिया सुल्तान। और कब तक रही? 1240 ईस्वी तक, 4 साल। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान किस राजवंश से संबंधित थी? तो गुलाम वंश से संबंधित थी रजिया सुल्तान। सल्तनत शासक गयासुद्दीन बलबन ने किस अवधि के दौरान दिल्ली पर कब्जा कर यहाँ शासन किया था? तो बलबन आया था 1266 से 1287 और ये बलबन भी गुलाम वंश से ही था, गुलाम वंश से था बलबन। पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन नाम था। इसने 2 प्रथाएं शुरू की थी, अगर आगे आता हो तो बताता हूँ लेकिन दिख नहीं रहा है, मैं बताता हूँ। एक किया था इसने सिजदा शुरू, एक सिजदा, और दूसरा शुरू किया था इसने पैबोश। पैबोश, पता है सिजदा में क्या होता है? सिजदा में होता है कि जब भी राजा आपके सामने आए तो आपको हाफ बेंड होना है, यानी कमर से झुकना है और राजा को सलाम करना है, इसको बोलते हैं सिजदा प्रथा। और पैबोश क्या होता है कि जब भी आप राजा के पास जाएं उनसे कोई विनती करने तो राजा के पैरों को आपको चूमना पड़ेगा, राजा के पैरों को चूमना पड़ेगा, इसको बोलते हैं पैबोश। तो ये शुरू किया था बलबन ने। ठीक है, याद रखना, सिजदा और पैबोश की शुरुआत किसने की थी? बलबन ने। अच्छा, 40 तुर्क सरदारों की व्यवस्था किसने की थी? तो वो इल्तुतमिश ने की थी, इसको बलबन ने खत्म किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, नौरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्योहार की शुरुआत किसने की? तो नौरोज मनाने की भारत में शुरुआत गयासुद्दीन बलबन ने की थी। नेक्स्ट है, भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की? मैंने अभी बताया आपको, सिजदा और पैबोश दोनों गयासुद्दीन बलबन ने शुरू किया था। नेक्स्ट है, मध्यकालीन भारत में दीवान अर्ज किसे कहा जाता है? तो मध्यकालीन भारत में दीवान अर्ज आपका सैन्य विभाग को कहा जाता है।
किसको? दीवान अर्ज सैन्य विभाग को। कैसे याद रखोगे आप? तो अर्ज अर्ज से आप याद रख सकते हो सैन्य विभाग, अर्ज सैन्य विभाग से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें कौन गुलाम वंश से संबंधित नहीं है? तो इल्तुतमिश है, कैकुबाद है, बलबन है, हमीर गुलाम वंश से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश के बाद कौन शासन में आया? खिलजी वंश आया। किसने शुरुआत की? जलालुद्दीन खिलजी। और आपको दिल्ली सल्तनत का सबसे प्रसिद्ध शासक अलाउद्दीन खिलजी इसी वंश का था, खिलजी वंश का। और कौन था वो? वो था जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा और दामाद, ठीक है। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है, दिल्ली के प्रसिद्ध शहर सीरी का निर्माण किसने कराया? तो दिल्ली में जाओगे अभी तो अभी भी एक सीरी जगह मिलेगी आपको, उसका निर्माण कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके अलावा ये इसने अलाई दरवाजा बनाया था, अलाई दरवाजा, अलाई दरवाजा। ये कहाँ है? आप जब भी ये जाओगे ना घूमने, क्या? कुतुब मीनार, वहां पे आपको अलाई दरवाजा मिलेगा। तो इसका निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। निम्नलिखित में से किसने अपने सैनिक के लिए सैन्य शहर सीरी का निर्माण कराया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी ने दाग और हुलिया प्रथा की शुरुआत की थी। तो कभी आपसे पूछे कि दाग और हुलिया प्रथा की शुरुआत किसने की? तो उसने की, किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने की। है क्या प्रथा ये? तो अगर जंग लड़ने जाते थे सिपाही, तो पहले पता ही नहीं चलता था कौन किसकी ओर से लड़ रहा है, कपड़े लिमिटेड होते थे, तो हो सकता है एक दूसरे से मैच कर जाते हों। तो उसने एक हुलिया प्रथा की शुरुआत की कि मेरे जितने सैनिक होंगे वे विशेष तरह का एक मुखौटा पहनेंगे, जिसको हुलिया प्रथा बोलना जाने लगा। और जितने भी हॉर्स होते थे, युद्ध में जाने वाले हॉर्स, उनको दागा जाता था एक विशेष मोहर के साथ, जिसको दाग बोला जाता है। दाग और हुलिया प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की। इसके अलावा सैन्य शक्ति को परमानेंट करने वाला, सैन्य शक्ति को परमानेंट करने वाला भी राजा दिल्ली सल्तनत वाला कौन था? यही था, अलाउद्दीन खिलजी था। जिंदगी इसकी लड़ाई में ही बीती है, तो सैन्य को करेगा ही। और क्या इंपॉर्टेंट है इसके बारे में? निर्मित और निर्यातित वस्तुओं को प्रशासन द्वारा निर्धारित मूल्य पर बेचे जाने हेतु दिल्ली में एक विशेष बाजार सराय दल की स्थापना किसने की थी? सराय दल की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ये ध्यान रखता था अपने ऑफिसर भेज के कि कोई दाम बढ़ा के ना बेचे, कोई दाम घटा के ना बेचे, एक दाम जो मैंने तय किया है उस पे बिकना चाहिए, उससे ज़्यादा कोई नहीं बेच सकता है। तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। नेक्स्ट है, दिल्ली के निम्न सुल्तानों में से कौन अपनी बाजार नियंत्रण नीति के लिए जाना जाता है? तो जब भी आपको बाजार नियंत्रण से क्वेश्चन आएगा, आंख मूंदना, अलाउद्दीन खिलजी, मार देना। लेकिन आंख मूंद के मत मारना, नहीं तो दिखेगा नहीं ना, है ना। तो चलिए, जब भी बाजार से रिलेटेड क्वेश्चन आए, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया था? तो लघु उद्योगों पर कर नहीं लगाया गया था। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी पे अभी मूवी बनी थी पद्मावत, तो उसमें देख सकते हो आप राजा रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी का कितने रोल किया था? अलाउद्दीन खिलजी का रणवीर सिंह जी ने किया था। कौन सा कुतुब मीनार के पास अलाई मीनार बनाना चाहता था लेकिन उसे पूरा नहीं कर सका? तो मीनार नहीं बना लेकिन वो दरवाजा बन के रह गया, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है, किसने 1311 ईस्वी में दिल्ली में अलाई दरवाजा का निर्माण किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है, घोड़ों को दागने की प्रथा निम्न में से किसके द्वारा शुरू की गई? तो मैंने आपको अभी डिटेल में बताया कि घोड़ों को दागने की प्रथा किसने शुरू की? अलाउद्दीन खिलजी ने। चालीसा दल किसने की? इल्तुतमिश ने। खत्म किसने किया? बलबन ने। क्या था? 40 तुर्क सरदारों का दल था जो राजा के सहयोगी होते थे, लेकिन बलबन को यह डर था कि कहीं उन लोग बलबन को ही रास्ते से ना हटा दें, इसलिए उसको डिसमिस कर दिया था बलबन ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध दास था? तो मलिक कफूर जो था वो अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध दास था। यही नहीं, अफवाहें ये भी है कि ये इसका लवर भी था, अलाउद्दीन खिलजी का। राजा लोग पहले ऐसे शौक रखते थे। अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के कहाँ हुआ था? तो पटियाली में हुआ था अमीर खुसरो का जन्म। नेक्स्ट है, राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में महमूद खिलजी को पराजित किया और विजय स्तंभ स्थापित किया। राणा कुंभा, महमूद खिलजी कौन है? अलाउद्दीन खिलजी के सुपुत्र हैं। सुपुत्र नहीं बोलिए, कुपुत्र बोलिए, क्योंकि ये आगे बढ़ा ही नहीं सके अपने वंश को। रानी पद्मावती का संबंध किस शहर से है? तो रानी पद्मावती मैंने अभी बताया, इस पे फिल्म बनी है पद्मावत, चित्तौड़गढ़ के राजा रतन सिंह की वाइफ थी रानी पद्मावती। राजा रतन सिंह ही नाम था ना। नेक्स्ट है, तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तो पहले आया गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश आएगा। तो तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने। नेक्स्ट है, तुगलकाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? तो तुगलक वंश की स्थापना जिसने की? गयासुद्दीन तुगलक ने। उसी ने तुगलकाबाद शहर की स्थापना की थी, गयासुद्दीन तुगलक। और मुझे पता है कैसे याद हुआ तुगलक वंश का संस्थापक, इससे ये गया लिखा हुआ ना, तो गया एक सिटी है बिहार में, उसी से याद हुआ मुझे, गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट है, इब्न बतूता का जन्म कहाँ हुआ था? तो इब्न बतूता मोरक्को में जन्म हुआ था इनका, इब्न बतूता का, और ये आया था मोरक्को से घूमने। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो थे
ते इतना प्रभावित हुए थे कि दिल्ली का जज नियुक्त किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट है, मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? तो ये क्वेश्चन पूछे जाती है, कौन किसके शासनकाल में भारत आया था? जैसे ह्वेन हर्षवर्धन के शासनकाल में आया, इब्न बतूता वैसे ही मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि दिल्ली के किस सुल्तान को उसके शासन के दौरान साहसिक फैसले लेने के लिए जाना जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को उसके शासन के दौरान साहसिक फैसले लेने के लिए जाना जाता है। अच्छा, मैंने तो बता दिया ह्वेन हर्षवर्धन के शासनकाल में, इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के, लेकिन आपको बताना है कि जॉर्जिया मेलोनी जो है वो किसके शासनकाल में भारत आई थी। नेक्स्ट है, किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी अपनी राजधानी। ये मोस्ट एजुकेटेड पर्सन था दिल्ली सल्तनत के शासकों में, सबसे ज्यादा एजुकेटेड यही था और सबसे बड़ा बेवकूफ यही था। कैसे? दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की राजधानी, लेकिन दौलताबाद में इसको मार के भगा दिया गया, फिर से दौलताबाद से दिल्ली आया। उठक पटक चलते रहता था, कोई भी शासक फैसला ले लेता था। जैसे इब्न बतूता को जज बना देना, उसे यहाँ का रूल नहीं पता, रेगुलेशन नहीं पता, आप सीधा जज कैसे बना दोगे? तो ये सब मोहम्मद बिन तुगलक से थे, लेकिन ज्ञान था तो इब्न बतूता में ज्ञान देखें तो सोचे इससे अच्छा कौन ही हो सकता है, ऐसे ही बोले थे। नेक्स्ट है, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से किस जगह स्थानांतरित करने का फैसला किया था? तो कहाँ किया था? देवगिरी, इसको दौलताबाद बोलते हो आप लोग। फिरोज शाह तुगलक ने किस प्रसिद्ध शहर का गठन किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने हिसार, जो कि हरियाणा में है, उसका गठन किया था। नेक्स्ट है, 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में किसने सोना व चांदी की नियमित मुद्राओं के स्थान पर सस्ती धातुओं से निर्मित सांकेतिक मुद्रा का उपयोग शुरू किया? वो थे मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध नगर जहांपना का निर्माण किसने करवाया था? प्रसिद्ध नगर जहांपना का निर्माण आपके मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में देखा गया। नेक्स्ट है, मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किसके काल में भारत आया है? तो ये तो दिल्ली सल्तनत में आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, तुगलक वंश के शासनकाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर से वही क्वेश्चन है, तो सीधा यहाँ ये कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण आपके, एक सेकेंड, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक, हाँ सही। फिरोज शाह तुगलक ने लास्ट का काम जो था फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, आपसे पूछेगा नहीं, इतना डीप में जाकर नहीं पूछेगा, यूपीएससी थोड़ी दे रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट है, अमीर तैमूर ने दिल्ली पर किस वर्ष आक्रमण किया? तो अमीर तैमूर ने दिल्ली पर 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था। तैमूर ने किस वर्ष? 1398 ईस्वी में। उस समय तुगलक का शासनकाल चल रहा था यहाँ पे। स्लोप वाली या बैटर दीवारें किस सल्तनत के स्थापत्य की प्रमुख विशेषता है? तो तुगलक स्थापत्य की विशेषताएं हैं स्लोप वाली दीवारें। ऐसे दीवार होते थे, ऐसे ज़्यादा स्लोप हो गए, इससे कम होती थी, लेकिन ऐसे ही होते थे। नेक्स्ट है, आगरा शहर को किसने बसाया? तो आगरा शहर को बसाया था सिकंदर लोदी ने, आगरा। नेक्स्ट है, कौन सा राजवंश भारत की दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था? तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था आपका? लोदी वंश था। इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की 1526 ईस्वी में। 1526 में कौन सा युद्ध होता है? पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। पानीपत जो कि हरियाणा में है, वहाँ युद्ध होता है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर विजय हुआ और भारत में मुगल आ गए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत के इतिहास के सही कालानुक्रम को दर्शाता है? गुप्त साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, मुगल, दिल्ली सल्तनत। कितना आसान है, सबसे लास्ट में मुगल होगा, उसके बाद उसके पहले दिल्ली सल्तनत। तो आर कहाँ है? लास्ट में 3 जगह आ रहे हैं, तो ये तो कट गया। दिल्ली सल्तनत आएगा तो एस, आर के बाद एस आना चाहिए, यहाँ है, यहाँ नहीं है, ये कट गया। अब बचे 1 और 4, यानी 50-50 हमारे पास अभी भी बचा हुआ है। अब बताओ गुप्त मौर्य में सबसे पहले कौन आया? तो सबको पता है सबसे पहले मौर्य आए थे, उसके बाद गुप्त आया था। तो सबसे पहले मौर्य, यानी क्यू पी एस आर आपका आंसर हो जाएगा। इजी था ना? नेक्स्ट है, काकतीय राजवंश का अंत किसके द्वारा किया गया? तो काकतीय राजवंश का अंत आपके दिल्ली सल्तनत द्वारा किया गया। चलिए, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? सबको पता है मुगल साम्राज्य का संस्थापक था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से इस विकल्प का चयन करें जो मुगल सम्राटों के कार्यक्रम को सही क्रम में दर्शाता है। तो मैं पहले ऐसे ही बता दे रहा हूँ। सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले आया 1526 ईस्वी में बाबर। उसके बाद आया हुमायूं, हुमायूं ये आया, शेरशाह सूरी ने भगाया, फिर शेरशाह सूरी की मौत हुई, उनका बेटा आया, हुमायूं ने उसे हराया, फिर से हुमायूं आया और तुरंत इसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद आया अकबर, इसलिए अकबर को मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है।
ठीक है। तो कभी आपसे पूछे कि मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो आंख मूंदना और अकबर आंसर कर देना, ठीक है। उसके बाद कौन है अकबर के बाद? अकबर के बाद आए आपके शेखू बाबा यानी जहांगीर जी, और यहाँ से शुरू होंगे आपके अंग्रेज, द इंग्लिश मैन, ऐसे बोलूँगा ऐसे, रॉकेट रॉकेट। उसके बाद कौन आया? उसके बाद आया आपका लवर शाहजहां, जिसने सभी प्रेमियों को एक ऐसा तोहफा दिया है जिसे वो गिफ्ट करके दिखा सकते हैं अपनी मोहम्मद को नहीं, मोहब्बत को। जहांगीर शाहजहां के बाद आया आपका औरंगजेब, जिसको आप बोलते हो जिंदा पीर, औरंगजेब। इतना सोल्व करने के लिए इतना ही याद रखो। उसके बाद बहादुर शाह आया, फिर नादिर शाह आया, वगैरह वगैरह आराम शाह आया। उसके बाद सीधा लास्ट में बहादुर शाह जफर आया। उसके बाद मुगल गूगल पे भी नहीं मिले, ठीक है। तो सही कालक्रम देखते हैं। अकबर के बाद शाहजहां, गलत। अकबर के बाद कौन? जहांगीर। अकबर के बाद औरंगजेब, गलत। अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब। तीसरा ऑप्शन सही है। चलिए, तो तीसरा ऑप्शन पे बटन दबा के भारी मतों से विजयी बना ले। पानीपत की लड़ाई में बाबर ने किसे पराजित किया था? पानीपत की लड़ाई जो 1526 ईस्वी में हुई थी, बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। नेक्स्ट है पानीपत का प्रथम युद्ध कहाँ हुआ था? तो क्या क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन है मतलब कोई आपसे पूछे कि बताओ राहुल तुम्हारा नाम क्या है, कोई आके इंडिया में पूछे कि अरे भारत में है हम, तो भारत में इस देश का नाम क्या है? पानीपत का प्रथम युद्ध कहाँ हुआ था? स्टेट का नाम पूछ रहा है क्या? पानीपत हरियाणा। नेक्स्ट है खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो खानवा का युद्ध आपके बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। एक्चुअली बाबर ने 4 युद्ध लड़े हैं। कौन कौन से? पहले पानीपत, फिर खानवा, उसके बाद घाघरा, उसके बाद चंदेरी। पानीपत, खानवा, घाघरा, चंदेरी। 1526, 1527, 1528 और 1529। उसके बाद 1530 में उससे किसी ने लड़ाई नहीं लड़ी, क्योंकि 1530 में उसकी मृत्यु हो चुकी, ठीक है। बाबर का जीवन जो रहा है युद्ध लड़ते रहा है। तो वो क्या होता था ना कि अफगानिस्तान में सबसे पहले राजा बना था, उसके बाद दूसरे शहर पर जैसे ही कब्जा करने गया, इसका जो राज था इस पे किसी ने कब्जा कर लिया, और दूसरा शहर को कब्जा करके जब यहाँ लौटा तो इस पे किसी ने कब्जा कर लिया। तो बेचारा का जिंदगी क्या है बोलूँ मैं। नेक्स्ट है कहाँ का युद्ध जीतने के बाद बाबर को गाजी मान लिया गया? तो खानवा का युद्ध जीतने के बाद, यानी राणा सांगा को हराने के बाद बाबर को गाजी मान लिया गया। कब हुआ था खानवा का युद्ध? 1527 में। नेक्स्ट है प्रथम मुगल सम्राट बाबर कितने वर्ष की आयु में फरगना की गद्दी पर बैठा था? तो मात्र 12 वर्ष की आयु में फरगना की गद्दी पर बैठा था बाबर। नेक्स्ट है बाबर का वास्तविक नाम क्या है? बाबर का वास्तविक नाम है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर का जीवनी बाबर नामा की रचना किसने की? तो बाबर नामा की रचना की चगताई तुर्की ने। सॉरी, चगताई तुर्की ने नहीं, खुद बाबर ने ही लिखी थी। तुर्की तो भाषा थी इसकी। नेक्स्ट है पुस्तक तुजुक ए बाबरी, जिसको बाबर नामा मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई? तो तुर्की भाषा में। नेक्स्ट है तुलुगमा क्या है? तो बाबर द्वारा पानीपत की लड़ाई में एक युद्ध नीति अपनाई गई थी, जिसको बोलते हैं तुलुगमा पद्धति। नेक्स्ट है हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच चौथा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच चौथा का युद्ध 1539 में लड़ा गया था। नेक्स्ट है कन्नौज का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो कन्नौज का युद्ध भी आपके हुमायूं और शेर शाह के बीच में लड़ा गया। उसके बाद आते हैं कहाँ? शेर शाह आते हैं दिल्ली की गद्दी पे 1540 ईस्वी। क्लियर है? चलिए, तो क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। किस मुगल शासक ने दीन पनाह नामक शहर की नींव रखी लेकिन वह उसे पूरा नहीं कर पाया? तो कौन था? हुमायूं। लगता है ब्लूप्रिंट देखने गया था लाइब्रेरी में, लेकिन इसकी फिल्म बन गई। ऐतिहासिक ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कई शासकों द्वारा कराया गया था। मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान इसे क्या कहा जाता है? मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान इसे उत्तर पथ बोला जाता था। सोचो, मौर्य वंश के शासनकाल में वो रोड था। नेक्स्ट है किसने अपने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही सड़क का निर्माण कराया था, जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर जीटी रोड रखा गया था? तो वो कौन था? शेरशाह सूरी। एक्चुअली उत्तर पथ जो था वो कच्चा पथ था, क्योंकि उस टाइम सीमेंट नहीं आता था ना। उसके बाद शेरशाह सूरी ने उसको ठीक कराया, मरम्मत करवाया और रोड बनवाया। कैसे बनवाया? उस टाइम सीमेंट थे क्या? नहीं थे। कैसे बनाया? फिर पत्थर डाल के, मिट्टी डाली, उसके बाद कंकड़ डाली, फिर जिप्सम डाली, ऐसे करके
रोड बनाया और फिर अंग्रेजों ने उसका नाम जीटी रोड रख दिया। और अब तो वो पहले 4 लेन की 4 लेन नहीं 2 लेन थी, फिर 4 बनी, अब 6 बन रही है और जैसे ही 6 पूरा होगा आप देखना 8 भी बन जाएगी। तो रोड के क्षेत्र में अच्छा काम हो रहा है हमारे देश में। नेक्स्ट है अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था? तो अहमद शाह अब्दाली आपके अफगानिस्तान से आया था। और कौन सा युद्ध लड़ा गया? 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध। नेक्स्ट है दिल्ली के प्रसिद्ध शासक फरीद को और किस नाम से जाना जाता है? दिल्ली के प्रसिद्ध शासक फरीद को हम शेर शाह सूरी के नाम से जानते हैं। जिनका मकबरा कहाँ स्थित है? जिनका मकबरा आपके सासाराम बिहार में स्थित है। अरे जी हो, बिहार के लाला। नेक्स्ट है पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष लड़ा गया? तो पानीपत का दूसरा युद्ध आपके अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। एक्चुअली आप अकबर इसमें राजा था इसलिए अकबर नाम आता है। एक तीर तक नहीं चलाई थी इसने, इसके जगह लड़ा था बैरम खान ने। बैरम खान ने, बच्चा था बेचारा, क्या ही चलाएगा। बैरम खान ने 1556 में। नेक्स्ट है पानीपत की दूसरी लड़ाई में बैरम खान ने किसे हराया था? तो किसे हराया था? हेमू को, हेमचंद विक्रम आदित्य को। नेक्स्ट है हल्दी घाटी युद्ध कब लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध आपके 1576 में लड़ा गया था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। नेक्स्ट है मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किसने लड़ा? तो महाराणा प्रताप ने। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। नेक्स्ट है बीरबल किस मुगल सम्राट के दरबार के सदस्य थे? तो बीरबल अकबर के दरबार के सदस्य थे। नेक्स्ट है अकबर कब सम्राट बना? तो 1556 में सम्राट बना और उसी टाइम हेमू ने सोचा कि अभी तो छोटा सा बच्चा शासन कर रहा है तो हम हरा के अपना वर्चस्व हासिल करते हैं, लेकिन वो बेचारे हार गए। आपको पता है एक 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 कान इधर लाओ, एक बात बताता हूँ, किसी को बोलना मत, ठीक है? अकबर का संरक्षक था बैरम खान, मतलब बैरम खान बड़ा होगा, लेकिन बाद में जब बैरम खान की मृत्यु हुई तो अकबर ने बैरम खान की वाइफ से शादी कर लिया था। किसी को मत बताना, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। तख्त एक अकबरी नामक मंच जहां पर अकबर का सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया था किस राज्य में स्थित है? तो वह पंजाब में स्थित है। चलो नेक्स्ट है आगरा का लाल किला किस मुगल सम्राट द्वारा बनाया गया था? तो आगरा का लाल किला आपके अकबर ने बनाया था। देखो अकबर और शाहजहां यही दो लोग मिलेंगे जिसने मुगल वास्तुकला को एक नया रूप दिया था। बाकी औरंगजेब ने कुछ नहीं बनवाया ज़्यादा, एक बीबी का मकबरा बनवाया है और जहांगीर तो बस तानसेन का म्यूजिक सुनते रहते थे और वो न्याय की जंजीर बनवाया था जहांगीर ने। नेक्स्ट है फतेहपुर सिकरी स्थित बुलंद दरवाजा किसने बनवाया? तो अकबर ने ही बनवाया था। नेक्स्ट है गुजरात पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए अकबर ने फतेहपुर सिकरी में भारत के सबसे ऊंचे प्रवेश द्वार द्वारा गेट ऑफ मैग्निफिसेंस का निर्माण करा था। इस गेटवे का दूसरा नाम क्या है? तो इस गेटवे का नाम ही है बुलंद दरवाजा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? तो आपका बुलंद दरवाजा दिल्ली में नहीं है। हुमायूं मकबरा, अलाई दरवाजा, इंडिया गेट तीनों दिल्ली में है। बुलंद दरवाजा किस शहर में स्थित है? तो फतेहपुर सिकरी में है, यूपी में पड़ेगी आपकी। अकबर द्वारा किस वर्ष में इबादत खाना का निर्माण कराया गया? तो अकबर द्वारा 1575 में इबादत खाना का निर्माण कराया गया था। इबादत खाना कहाँ स्थित है? फतेहपुर सिकरी में है। फतेहपुर सिकरी बसा बसाया शहर अब शहर रह ही नहीं गया, अब बस ये इबादत खाना और बुलंद दरवाजा लोग देखने फतेहपुर सिकरी जाते हैं, कोई रहता नहीं है वहाँ। किस मुगल शासक ने मनसबदारी व्यवस्था लागू की थी? तो अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था लागू की थी। नेक्स्ट है किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सिकरी को अपनी राजधानी बनाया? तो अकबर ने फतेहपुर सिकरी को अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा शहर मुगल साम्राज्य द्वारा नियोजित पहला शहर था? तो फतेहपुर सिकरी मुगल साम्राज्य द्वारा नियोजित पहला शहर था। नेक्स्ट है अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल कहाँ स्थित है? तो वो भी फतेहपुर सिकरी में है। दीन इलाही नामक धर्म की स्थापना किसने की? दीन इलाही नामक धर्म की स्थापना अकबर ने की थी। नेक्स्ट है अकबरनामा कितनी पुस्तकों में विभाजित है? तो अकबरनामा 3 पुस्तकों में विभाजित है। अकबरनामा, आईना अकबरी और एक और क्या है, रिकॉल करता हूँ, अगर दिमाग में आया तो बताऊंगा, नहीं तो आप गूगल कर लेना। नेक्स्ट है बैरम खान का बेटा था जिसने अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वो था अब्दुल रहीम खाने खाना। इनमें से किस खाने खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था? बैरम खान किया गया था और उसका बेटा इसलिए अब्दुल रहीम खाने खाना बना। नेक्स्ट है अहमदनगर की किस रानी ने सम्राट अकबर के खिलाफ युद्ध लड़ा था? तो अहमदनगर की चांद बीबी ने सम्राट अकबर के खिलाफ युद्ध लड़ा था। निम्नलिखित में से किसका निर्माण सम्राट अकबर ने नहीं कराया? तो दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शेरशाह ने करवाया था, सॉरी शाहजहां ने करवाया था, शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन अकबर के दरबार में सर्वोत्तम हस्तलिपिकारों में से एक था जिसे जरी कलम की उपाधि से सम्मानित किया गया था? जरी कलम यानी गोल्डन पेन, मोहम्मद हुसैन।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह अकबर के दरबार के नौरत्नों में से एक नहीं था? तो नौरत्न किसके दरबार में मिलते हैं? नौरत्न अकबर के दरबार में मिलते हैं। अष्टप्रधान कहाँ मिलते हैं? अष्टप्रधान मिलते हैं आपके छत्रपति शिवाजी महाराज के दरबार में। और अष्टदिग्गज कहाँ मिलते हैं? कृष्ण देव राय के दरबार में। इनमें कौन सम्राट अकबर के शासन में राजस्व मंत्री थे? तो राजा टोडरमल थे राजस्व मंत्री। नेक्स्ट है, अकबर के विचार सुलह ई कुल का आशय क्या था? तो सार्वभौमिक शांति था सुलह ई कुल का आशय। नेक्स्ट है, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो अकबर का मकबरा आपके फतेहपुर सीकरी में स्थित है। नेक्स्ट है, किस मुगल सम्राट को सलीम के नाम से भी जाना जाता है? तो जहांगीर को सलीम के नाम से भी जाना जाता है, और बचपन में इसे जहांगीर को अकबर बुलाता था शेखू बाबा के नाम से। शेखू बाबा, बाबा यूपी में काबा, यूपी में बाबा। नेक्स्ट है, भारत में किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी? तो वो थे जहांगीर। जहांगीर ने बोला था सूरत में कारखाना स्थापित करो, इधर से आलू डालो, उधर से सोना निकालो। ठीक है। नेक्स्ट है, कौन जहांगीर के शासनकाल में एक प्रसिद्ध चित्रकार था? तो उस्ताद मंसूर जहांगीर के शासनकाल में एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। निम्न में से किसके शासनकाल के दौरान मुगल चित्रकला अपने चरम पर थी? तो चित्रकला में जहांगीर थे। नेक्स्ट है, 1717 ईस्वी में किस मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक फरमान जारी किया था? वो थे फर्रुख होशियार। उन्हें कहा था कि बंगाल में औकात में रहो, नहीं देंगे हम कुछ। नेक्स्ट है, ताजमहल परिसर का निर्माण लगभग कब शुरू किया गया था? तो 1632 ईस्वी में। ताजमहल का निर्माण बनाया किसने? शाहजहां ने। किसकी याद में? मुमताज महल की 7वीं बीवी थी मुमताज महल। 14वें बच्चे को जन्म देते हुए डेथ हुआ था। नेक्स्ट है, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष में पूरा हुआ था? तो दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण आपके 1656 में पूरा हुआ था। किस शासक ने दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण कराया? शाहजहां ने दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। और जैसे शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया था मुमताज महल की याद में, वैसे ही औरंगजेब को उसकी वाइफ ने बोला कि मुझे भी ऐसा कुछ बना के दो मेरी याद में। तो उसने बनाया था बीबी का मकबरा, जो कि औरंगाबाद में स्थित है। बीबी का मकबरा, जिसको ताजमहल की बहदी नकल भी बोला जाता है। नेक्स्ट है, किस शासक ने शाहजहानाबाद शहर का निर्माण किया? तो शाहजहां ने शाहजहानाबाद शहर का निर्माण कराया था। नेक्स्ट है, मयूर सिंहासन किसके काल में बनाया गया था? तो मयूर सिंहासन शाहजहां के काल में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शाहजहां की बेटी ने शाहजहानाबाद में स्थापित नई राजधानी की कई वास्तुशिल्प परियोजना में भाग लिया था? तो वो थी जहां आरा। ये थी मुमताज महल की बेटी। निम्न में से किसका निर्माण शाहजहां ने नहीं कराया था? तो बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने कराया था ना। शाहजहां कहाँ से आएगा? अकबर, शाहजहां के दादाजी ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक शाहजहां द्वारा नहीं बनाया गया है? तो पंचमहल जो है वो अकबर ने बनाया था। अकबर का पूरा नाम क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास में किसे आलमगीर के नाम से जाना जाता है? तो औरंगजेब को आलमगीर के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसको जिंदा पीर भी बोला जाता है। जिंदा पीर क्यों बोला जाता है? नरसंहार करवाया था इसने हिंदुओं का। नेक्स्ट है, किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था? तो उसने भेजा था औरंगजेब ने जय सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, औरंगजेब के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? 18वीं शताब्दी के मध्य में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन होता चला गया। बिल्कुल सही है। जैसे ही वो मरा उसके बाद बहादुर शाह बना, और सब अपनी ही मस्ती में मस्त थे कि हमारे दादाजी ये थे, हमारे दादाजी वो थे, हमारे ये थे वो थे, खुद कुछ नहीं किए। सत्ता के लिए अपने संघर्ष में औरंगजेब ने अपने भाई दारा को एक लड़ाई में निर्णायक रूप से हराया, और अपने पिता को आगरा में अपने ही महल में नजरबंद कर दिया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। गलत कहाँ से हो गया? उसने क्या किया था कि शाहजहां ने दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन औरंगजेब नहीं माना और युद्ध लड़ा दारा शिकोह से, उसे मार दिया। और ताजमहल के पीछे एक किला था, ताजमहल के जस्ट पीछे एक किला था, वहां शाहजहां को बंद कर दिया। और कहा जाता है कि उसे पानी तक नहीं पूछा जाता था, खाना तो दूर की बात है। और वहीं ताजमहल को देखते देखते शाहजहां ने अपने प्राण त्याग दिए। नेक्स्ट है, वह शाहजहां मुमताज महल का दूसरा पुत्र था। गलत, उसे आलमगीर के नाम से जाना जाता है। ये भी सही था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मुगल शासक उसके शासनकाल के दौरान भारत आने वाले विदेशी यात्री के आधार पर सही तौर पर सम्मिलित है? तो औरंगजेब के समय मनूची आया था। नेक्स्ट, औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का अगला उत्तराधिकारी कौन था? बहादुर शाह प्रथम था।
नेक्स्ट है जाटों का प्लेटो किसे कहा जाता है? तो जाटों का प्लेटो आपके सूरजमहल को सूरजमल को कहा जाता है। नेक्स्ट है पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठाओं ने किसे हराया? मराठाओं को किसने हराया? अहमद शाह अब्दाली ने। मैं वहीं पे रुक गया इसीलिए 1761 में ये युद्ध लड़ी गई थी। मुझे लगा ये कब हुआ भाई, मराठा कब से जीत गए? अहमद शाह अब्दाली से। मराठा हार गए थे। एक्चुअली धोखेबाज लोग जो होते हैं ना भाई, कोई भी समाज में धोखेबाज लोग आ गए ना। नेक्स्ट है 1761 में किस युद्ध में हारने के फलस्वरूप मराठाओं के दिल्ली पर शासन करने के सपने पर अंकुश लग गया था? वो पानीपत का तीसरा युद्ध था 1761 ईस्वी में। नेक्स्ट है मुगलों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार किस वर्ष प्रदान किया? तो 1765 में। इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि कौन से युद्ध के उपरांत? बक्सर के युद्ध के उपरांत। बक्सर के युद्ध के उपरांत। कब? 1764 में। क्लियर है? चलिए तो आगे देखते हैं। बंगाल की सेना के सैनिकों ने 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह कर दिया गया था। उस समय मुगल सम्राट कौन था? उस समय मुगल सम्राट थे आपके लास्ट मुगल सम्राट थे बहादुर शाह जफर। उसके बाद इन्हें रंगून भेज दिया गया। अब बोला गया मेरे पिया गए रंगून, किया है वहीं से टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है। नेक्स्ट है 1857 में अंग्रेजों ने मुगल वंश के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर को सत्ता से बर्खास्त कर दिया। भारत का अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर या द्वितीय। किस मुगल सम्राट को अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया? तो बहादुर शाह जफर को। आपको लगा मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं नहीं नहीं, मैं फैक्ट बता रहा हूँ। नादिर शाह ने 1739 में भारत पर हमला किया था और दिल्ली में लूटपाट की थी। किसने? नादिर शाह ने 1739 में। ये ले गया था मयूर सिंहासन। बोला मयूर सिंहासन, इतना अच्छा सिंहासन तुम लोग के पास क्या कर रहा है? डिजर्व भी नहीं करते। भारत में मयूर सिंहासन कौन ले गया था? नादिर शाह। यहूदी किस धर्म का पालन करते हैं? बताओ। हिंदू किस धर्म का पालन करते हैं? मुस्लिम किस धर्म का पालन करते हैं? सिख किस धर्म का पालन करते हैं? ईसाई किस धर्म का पालन करते हैं? वैसे ही यहूदी किस धर्म का पालन करते हैं? किसने रबिया उद दुरानी के नाम से भी जाना जाता है? दिलराश बानो बेगम को रबिया उद दुरानी के नाम से भी जाना जाता है। मुगल साम्राज्य के शासनकाल के दौरान गैर मुस्लिम व्यक्तियों पर लगाए गए व्यक्ति कर को निर्दिष्ट करने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? तो बोला जाता है जजिया कर। नेक्स्ट है प्रसिद्ध आसफ जाही राजवंश किस क्षेत्रीय साम्राज्य से संबंधित है? तो हैदराबाद से है। नेक्स्ट है 1724 में निजाम उल मुल्क असफ जाह ने किस प्रांत की स्थापना की? तो हैदराबाद की स्थापना की थी। लाहौर एवं कश्मीर में स्थित तालीमार गार्डन मुगल कालीन वास्तुकला कृतियों से बना हुआ है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी कृति मुगल भारत के इतिहास के संबंध में विचारण संदर्भ योग्य नहीं है? तो वह कौन है? शाहनामा। क्वेश्चन है आपका कि चित्तौड़ में, एक सेकेंड, चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसने कराई? तो महाराज राणा कुंभा ने करवाई थी चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना। नेक्स्ट है मीराबाई कहाँ की राजपूत राजकुमारी थी? तो मीराबाई आपकी मेवाड़ की राजधानी राजकुमारी थी। ठीक है। नेक्स्ट है महाराजा जयसिंह द्वितीय ने इनमें से किस शहर में जंतर मंतर का निर्माण नहीं कराया था? तो आपके वाराणसी में जंतर मंतर है, दिल्ली में है, जयपुर में है, इलाहाबाद में आपका जंतर मंतर नहीं है। तो आपका इलाहाबाद सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आदि ग्रंथ किस समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है? तो आदि ग्रंथ आपका सिख समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है। कौन से समुदाय का? सिख समुदाय का। नेक्स्ट है श्री गुरु नानक देव जी का जन्म राय भोई की तलवंडी जो नानकाना साहब के नाम से जाना जाता है, वर्तमान में ये पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में। तो पूछ रहा है कि श्री गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था? तो 1469 ईस्वी में जन्म हुआ था। 1469 याद रहेगा। गुरु नानक देव जी का जन्म, सिख धर्म के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था तलवंडी पाकिस्तान में, जिसे अब नानकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। कब हुआ था? 1469। ठीक है। नेक्स्ट है सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो सिख धर्म के संस्थापक थे आपके श्री गुरु नानक देव जी, यही पहले गुरु भी थे। नेक्स्ट है इनमें से किस स्थान की स्थापना 1577 में गुरु रामदास के द्वारा की गई थी? तो अमृतसर शहर की स्थापना 1577 में गुरु रामदास के द्वारा की गई थी। अमृतसर आज यहाँ गोल्डन टेम्पल है। गोल्डन टेम्पल। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस सिख गुरु के निमंत्रण पर
सूफी संत हजरत मियाँ मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की आधारशिला रखी थी? तो किसने करा था? 5वें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी ने। नेक्स्ट है, अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर किस सिख गुरु द्वारा पूर्ण किया गया था? तो अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर आपके गुरु अर्जन देव ने बनवाया था। गुरु अर्जन देव, ये अर्जन है, अर्जुन नहीं है, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, अर्जन है, अर्जन। गुरु अर्जन देव जी हैं, गुरु अर्जुन देव जी नहीं है। चलिए, सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन थे? तो सिख धर्म के अंतिम गुरु थे आपके गुरु गोविंद सिंह जी। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था आपके पटना, बिहार में। तो जो अगर बिहार एडीओ के लिए क्लास देख रहे हैं तो उनके लिए ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार से रिलेटेड है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सिख धर्म के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी, जिनका जन्म पटना में हुआ था, सिख धर्म के 10वें गुरु थे और उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सिखों के एक सैन्य संप्रदाय में बदल दिया? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि सिख एक सैन्य संप्रदाय के रूप में भी काम करेंगे, यानी वो सिख धर्म में आपने देखा होगा कि वो कटार या तलवार लेके घूमते हैं, तो वो उनका धार्मिक महत्व है, उनसे रिलेटेड है, इसलिए वो घूमते हैं। चलिए, नेक्स्ट है, श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना कब की थी? तो 1699 ईस्वी में श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, गुरु ग्रंथ साहिब किसका पवित्र ग्रंथ है? तो गुरु ग्रंथ साहिब आपका सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ है। नेक्स्ट है, महाराजा रंजीत सिंह किस प्रांत के शासक थे? तो महाराजा रंजीत सिंह आपके पंजाब प्रांत के शासक थे। किस प्रांत के? पंजाब प्रांत के शासक थे महाराजा रंजीत सिंह। नेक्स्ट है, अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि के फलस्वरूप महाराजा रंजीत सिंह ने सिर्फ सतलज प्रदेशों पर अंग्रेजों के अधिकार को स्वीकार किया? तो उनके साथ अमृतसर की संधि हुई थी, जिसमें महाराजा रंजीत सिंह को सतलज यानी सतलज नदी के आसपास जितने भी प्रदेश बसे हुए उन पर अंग्रेजों के अधिकार को स्वीकार करना पड़ा था। नेक्स्ट है, दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 में हुई त्रिपक्षीय संधि पर किस किस शासक ने हस्ताक्षर किए थे? तो किसने किए थे? ऑकलैंड, ये तो करवाया था रंजीत सिंह और शाह सुजा ने किया था। नेक्स्ट है, खालसा सेना के सैन्य कमांडर बंदा सिंह बहादुर कब शहीद हुए थे? तो खालसा पंथ जिसकी स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में की थी, उनका एक कमांडर था बंदा सिंह बहादुर। आप गूगल करके देखना बंदा सिंह बहादुर के बारे में, आपको जानकारी मिलेगी। उन शहीद हुए थे 1716 ईस्वी में। तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब की? 1699 ईस्वी में। गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु, जन्म पटना पाकिस्तान, सॉरी पटना बिहार। पंजाबी लिखने के लिए किस लिपि का उपयोग किया जाता है? तो पंजाबी लिखने के लिए आपका गुरुमुखी लिपि के उपयोग किया जाता है। अरे, गुरु नानक देव जी का जन्म पाकिस्तान में हुआ था ना, इसलिए निकल गया मुंह से। निम्न में कौन सा सिखों के पंच तख्तों की सूची में शामिल नहीं है? तो सिखों के पंच तख्तों में आपके पटना साहिब तो है, तलवंडी इनका तो जन्म हुआ था गुरु नानक देव जी का, तो कैसे नहीं रहेगा। ये नहीं है, नई दिल्ली वाला नहीं है, रकाबगंज साहिब ये नहीं है, ये भी है, किसगढ़ साहिब आनंदपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 1680 में शिवाजी के पुत्र कौन थे जिसने अपने भाई राजा राम के विरुद्ध उत्तराधिकारी के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद सिंहासन पर बैठे थे? तो अभी आपने फिल्म एक देखी होगी छावा, छावा विक्की कौशल का फिल्म है छावा, आपने देखी होगी। उसमें कौन थे? संभाजी महाराज थे, जो शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारी थे। संभाजी महाराज अपने छोटे भाई राजा राम को हराया था, लेकिन फिर जब संभाजी का मृत्यु हुआ था, मृत्यु क्या हुआ था, अंग्रेजों ने बहुत बर्बरता से मारा था, मुगलों ने बहुत बर्बरता से मारा था अंग्रेजों ने नहीं। उसके बाद राजा राम ही सिंहासन पर बैठे थे और फिर लगभग मराठा साम्राज्य लगभग बिखरने लगी थी। नेक्स्ट है, किस पेशवा को नाना साहब के नाम से जाना जाता था? तो बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से जाना जाता था। इसको बालाजी बाजीराव। नेक्स्ट है, 1759 में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों से बदला लेने के लिए भारत लौटा और कौन सा युद्ध लड़ा था? पानीपत का तृतीय युद्ध। कब हुआ था? 1761 में, और ये मराठा साम्राज्य के विरुद्ध अब तक का सबसे डेडलिएस्ट युद्ध माना जाता है, पानीपत का तृतीय युद्ध। नेक्स्ट है, कौन सी संधि प्रथम एंग्लो मराठा से संबंधित है? एंग्लो मराठा मतलब अंग्रेज और मराठा से, तो ये है सालबाई की संधि। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना आपके 14वीं शताब्दी में हुई थी। 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर एवं बुक्का ने। हरिहर एवं बुक्का दो भाई थे, हरिहर एवं बुक्का दो भाई थे और इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। कौन से वंश की स्थापना की थी इसने? संगम वंश की, संगम वंश की स्थापना की थी। विजयनगर में 4 वंश, कौन कौन? एक तो आपके विजयनगर में हो गए संगम,
दूसरे आए आपके सालुब, तीसरे आए आपके तालुब, और चौथे कौन से? चौथे आए आपका अराविडु। आपने एक नाम सुना होगा कृष्णदेव राय, तो ये आपके तालुब वंश से संबंधित है और यही काम करते थे आपके तेनालीराम। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बुक्का प्रथम किस वंश का संस्थापक था? तो बुक्का प्रथम अभी बताया मैंने, सबसे पहले संगम वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट है हम्पी किसकी राजधानी थी? तो हम्पी आपको पता होगा विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, और ये हम्पी कहाँ है? अभी फिलहाल में कर्नाटक में है, कर्नाटक। नेक्स्ट है प्रसिद्ध यात्री निकोलो कोंटी किस देश के थे? तो प्रसिद्ध यात्री निकोलो कोंटी आपके इटली के थे। कहाँ के थे? इटली के। नेक्स्ट है किस विदेशी यात्री ने तेलुगु भाषा को पूर्व का इटालवी कहा था? यानी पूर्व का इटली कहा था, तो निकोलो कोंटी ने कहा था पूर्व का इटालवी। इटालवी मतलब क्या होता है? इटली में बोले जाने वाले भाषा को इटालवी बोलते हैं, तो तेलुगु भाषा को पूर्व का इटालवी बोला था। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो हरिहर एवं बुक्का थे। प्राचीन भारत में वीर नरसिंह इनमें से किस राजवंश के शासक थे? तो वीर नरसिंह आपके तालुक वंश के शासक थे। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न प्रसिद्ध शासकों में कौन तुलुक राजवंश से संबंधित है? तो अभी मैंने बताया आपको कृष्णदेव राय जो है वो तालुक वंश से संबंधित है तो तेनालीरामन भी, लेकिन ये राजा नहीं थे, राजवंश से संबंधित नहीं थे, ये कृष्णदेव राय के दरबार में काम करते थे। तेनालीरामा बोला जाता है। नेक्स्ट है कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे? तो कृष्णदेव राय आपके तुलुक वंश से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है विजयनगर राजवंश के उस शासक का नाम बताइए जिसने 16वीं शताब्दी में शासन किया। तो वो कौन थे? कृष्णदेव राय थे। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। किस भारतीय शासक ने श्रीरंगपट्टनम में ट्री ऑफ लिबर्टी लगाया था? तो किसने लगाया था? टीपू सुल्तान ने। लिबर्टी का मतलब क्या होता है? लिबर्टी का मतलब होता है आजादी। टीपू सुल्तान। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा यात्री कृष्णदेव राय के दरबार में आया था? तो हमने इसको देखा, निकोलो दी कोंटी को। एक सेकेंड, डोमिंगो पेस आए थे। निकोलो दी कोंटी किसके शासनकाल में आया था? नेक्स्ट है तिरुमला राय प्राचीन भारत के इनमें से किस राजवंश के संस्थापक थे? तो तिरुमला राय थे आपके अराविडु के संस्थापक। नेक्स्ट है बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना आपके अलाउद्दीन बहमन शाह ने की थी। विजयनगर से ठीक ऊपर जो जगह थी वहां बहमनी साम्राज्य थी, आप बोल सकते हो आंध्र प्रदेश की जगह आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है बहमनी राज्य किसके शासन के तहत सर्वाधिक शक्तिशाली था? महमूद गवन के शासनकाल में। नेक्स्ट है 12वीं शताब्दी के काकतीय राजाओं द्वारा बनवाया गया था जिसे 14वीं शताब्दी में कुतुबशाही राजवंश द्वारा पुनर्निर्मित किया गया, तो वो कौन था? गोलकुंडा का किला। और चार मीनार, आप बताओ चार मीनार जो है हैदराबाद में वो किसने बनाया है? चार मीनार। ठीक है, चार मीनार बताओ कितने बनाए हैं? नेक्स्ट है 12वीं शताब्दी ईस्वी का वीर शैव आंदोलन कहाँ हुआ था? तो 12वीं शताब्दी ईस्वी का वीर शैव आंदोलन आपके कर्नाटक में हुआ था। कहाँ हुआ था? कर्नाटक में। नेक्स्ट है विशिष्ट दैत्यवाद के दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो रामानुजाचार्य थे। विशिष्टवाद दैत्य दर्शन के संस्थापक रामानुजाचार्य। नेक्स्ट है अजमेर किस सूफी संत से संबंधित है? तो अजमेर की दरगाह का नाम सुना है? किससे संबंधित है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर में। नेक्स्ट है भारत में चिश्ती संप्रदाय किसने स्थापित किया? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने ही स्थापित किया था चिश्ती संप्रदाय। नेक्स्ट है चिश्ती, सोहरावर्दी और फिरदौसी जैसे शब्द निम्नलिखित में किस धर्म से संबंधित है? तो ये सूफी धर्म से संबंधित है, इस्लाम से संबंधित है। नेक्स्ट है सिलसिला शब्द का संबंध किससे है? तो सिलसिला शब्द का संबंध आपके सूफी संप्रदाय से है। सूफी गाना सुनते हो आप लोग? कभी ना कभी जरूर सुना होगा आपने सूफी गाना। नेक्स्ट है रामचरितमानस की रचना करने वाले गोस्वामी तुलसीदास का जन्म आधुनिक किस राज्य में हुआ था? तो आधुनिक वो जगह उत्तर प्रदेश में पड़ती है। यार उत्तर प्रदेश ने बोल दिया है कंट्री को। कबीर की रचनाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? तो कबीर की रचनाओं के संकलन को बीजक बोला जाता है। पढ़ने में मजा आता है ना कबीर की संकलन। नेक्स्ट है 14वीं शताब्दी में फारसी साहित्य का कौन सा प्रसिद्ध साहित्यकार गजलों से संबंधित था जिसे उसके संपूर्ण व्यक्तित्व और काव्य कला के लिए सराहा गया? हाफिज था, नॉट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट एक अंधे कवि थे जिन्होंने अपने सूर सागर नामक ग्रंथ में कृष्ण की महिमा का गायन किया था। तो सूरदास जो थे, सूरदास एक अंधे कवि थे जिन्होंने अपने सूर सागर नामक संग्रह में कृष्ण की महिमा का गायन किया था। और अभी हमारे बीच एक ज्ञानपीठ अवार्ड विनर है जिन्हें भी नहीं दिखता है लेकिन उन्हें बुक लिखी है। कौन है वो? स्वामी रामभद्राचार्य जी, जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी। उन्हें भी दिखता नहीं है, उन्होंने बुक की रचना की, उन्हें कौन सा अवार्ड मिला है? ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है।
ज्ञानपीठ अवार्ड, साहित्य के क्षेत्र में अवार्ड मिलता है ये। ठीक है, चलिए, भक्ति की किस शाखा के अंतर्गत ईश्वर के निराकार के रूप की परिकल्पना की गई है? तो किस शाखा के अंतर्गत बोला गया कि ईश्वर का कोई आकार नहीं है, निराकार है, तो वो निर्गुण भक्ति है। सगुण में क्या है? ईश्वर का आकार है। निर्गुण में क्या है? ईश्वर निराकार है। नेक्स्ट है आमिर अल ख्याल एक अरबी उपाधि है जिसका अनुवाद सामान्यतः कमांडर ऑफ द फेथफुल यानी विश्वासी या लीडर ऑफ द फेथफुल के रूप में किया जाता है। तो निम्नलिखित में किसे यह उपाधि प्रदान की गई है? कौन सा उपाधि? आमिर अल ख्याल। तो मिला है इसका जमालुद्दीन याकूत को, जमालुद्दीन याकूत। नेक्स्ट है संतों के एक समूह, संतों के एक समूह सिद्धार्थ का संबंध किस राज्य से है? तो किस राज्य से? तमिलनाडु से है। अब आते हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास पर। वेनिस एक प्रसिद्ध यात्री था, तो वेनिस का एक प्रसिद्ध यात्री था आपका मार्को पोलो। नेक्स्ट है वाडियार राजवंश का उदय किस क्षेत्र में हुआ था? तो वाडियार राजवंश आपके मैसूर के क्षेत्र में हुआ था। यही से था टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान। चलिए, जैनुल अबादीन अपने सहिष्णु विचारों के लिए जाना जाता था। वह किस साम्राज्य का सुल्तान था? तो वह था कश्मीर का सुल्तान। सहिष्णु क्या होते हैं? सब धर्म को जो वैल्यू देता है। नेक्स्ट है महमूद बेगा की क्षेत्रीय साम्राज्य के प्रसिद्ध सुल्तान थे। महमूद बेगा आपके गुजरात के सुल्तान थे। चलिए, महत्वपूर्ण विदेशी यात्रियों और शासक का राजवंश जिसके शासनकाल के दौरान वे भारत आए थे, निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो जॉन जॉर्डन शाहजहां, ये गलत है, यही तो गलत है। अब्दुल रजाक देवराय टू सही है। लॉर्ड फिश अकबर, मार्को पोलो, पांड्य साम्राज्य, ये तीनों सही है। गलत कौन सा है? जॉन जॉर्डन शाहजहां। नेक्स्ट है हिंडोलो महल और जहाज महल किस क्षेत्रीय वास्तुकला शैली से संबंधित है? तो मांडू क्षेत्र में है हिंडोला महल और जहाज महल। अगला क्वेश्चन देखिए, 1600 से 1700 की अवधि के धार्मिक शिक्षक मियाँ मीर किस राज्य से संबंधित थे? तो मियाँ मीर आपके पंजाब से संबंधित थे। ठीक है, किस राज्य से? पंजाब से। अब देखिए यूरोपीय लोगों का आगमन देखते हैं। तो सबसे पहले कौन आया? वास्को डी गामा आया। कब आया? 1498 ईस्वी में। इसको क्या बोला जाता है? भारत की खोज की थी इसने। ये बकवास लाइन है, भारत की खोज नहीं की थी। यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्गों की खोज किसने, समुद्री मार्गों क्या, समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो ये है वास्को डी गामा, ना कि इसने भारत की खोज की थी। ऐसा नहीं था कि भारत कुछ था नहीं, खोज कर दिया, बसा दिया। भारत बहुत संपन्न था उस टाइम, समुद्री मार्गों की खोज की थी। लेकिन हमारा शिक्षा व्यवस्था इतना अच्छा है कि उन्हें एक लाइन तक लिखनी नहीं आती है कौन क्या किया था। ठीक है, तो कब आया था? 1498 में। नेक्स्ट है उस पुर्तगाली खोजकर्ता का क्या नाम था जिसने वर्ष 1498 में यूरोप से भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की थी, ना कि भारत की खोज किसने की थी? तो वह है वास्को डी गामा। कब कहाँ पहुंचा था? कालीकट में। पुर्तगाली था और पुर्तगाली द्वारा आए, और देखें यहाँ पे 1498 में पुर्तगाली आए थे और 1510 ईस्वी में इन्होंने गोवा पे कब्जा कर लिया। क्या हुआ कि एक साथ आए, देखिए गोवा किसी पे वैसा राज नहीं कर रहा है, छोटा सा राज्य था, उन्होंने वहां कब्जा कर लिया। और पहला ऐसा तो था नहीं कि इंडिया पूरा मिला हो, सरकार चल रही हो, कब्जा कर लिया, बात खत्म हो गया। पहले ऐसे ही चलता था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने भारत में गोवा कार्निवल की शुरुआत की? तो किसने की? पुर्तगाली लोगों ने। नेक्स्ट है गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता किस वर्ष प्राप्त हुई थी? तो 1947 में भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हो गई थी अंग्रेजों से, लेकिन गोवा आजाद नहीं था, गोवा तब भी गुलाम था। 1961 में जाके गोवा को स्वतंत्रता मिली जब पुर्तगालियों को भारत की पुलिस ने खदेड़ा है। पुर्तगालियों द्वारा वर्ष 1662 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स टू को पुर्तगाल के राजा की बहन से शादी करने पर दहेज के रूप में किस भारतीय शहर को उपहार स्वरूप दिया गया था? तो एक शादी हुई थी, पुर्तगाल, हुआ क्या था कि अंग्रेज बार बार युद्ध कर रहे थे और पुर्तगालियों से कहीं ज्यादा ताकतवर इंडिया में थे उन लोग। तो क्या हुआ कि पुर्तगाली बोले कि हमें गोवा में रहने दीजिए, आप चाहो तो हम आपको मुंबई शहर दे सकते हैं, मुंबई दहेज में दे देंगे। ठीक है, पुर्तगाल के राजा की बहन से शादी करने पर दहेज मिला था। पुर्तगाल के राजा की बहन से शादी हुई इंग्लैंड के राजा चार्ल्स सेकेंड से, उन्हें दहेज के रूप में भारतीय शहर को उपहार स्वरूप दिया गया था। लेकिन आप सुनोगे कि दहेज इंडियन प्रथा है, ये कोई इंडियन प्रथा नहीं है, ये सब जगह चलती थी। अब बंद हो गई है क्योंकि अब लव मैरिज ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है, बहुत खराब चीज़ है, नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो इंडिया पे थोप दिया जाता है कि भारतीय संस्कृति का पार्ट है, ऐसा नहीं था, भारतीय संस्कृति का पार्ट है, ये सब जगह होता था। तो क्या हुआ कि मुंबई जो था वो 7 द्वीप थे पहले, ये एक दूसरे से कनेक्टेड भी नहीं थे, ये अलग अलग थे। तो राजा चार्ल्स को यहाँ कुछ दिखा ही नहीं, तो मुंबई को इन्होंने लीज पर दे दिया। उसके बाद मुंबई जुटा है, सब
जितने भी थे द्वीप उन्हें जोड़ा गया है और इतना बड़ा मुंबई शहर निकल के आया है। ये पहले 7 द्वीपों में विभक्त था और सातों के बीच समुद्र था, ऐसे था, ऐसे ऐसे। ठीक है, चलिए उस डच का नाम बताइए जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में राजा राममोहन राय की मदद की। तो डेविड हेयर ने राजा राममोहन राय की मदद की थी। और ब्रिटिश कौन था? विलियम बेंटिक। भारत में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो भारत में फ्रांस ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में की थी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में बनी थी। नेक्स्ट, कौन सी ब्रिटिश भारत की राजधानी थी? तो ब्रिटिश भारत 1773 से 1911 तक कलकत्ता राजधानी थी। ब्रिटिश भारत 1773 से 1911 तक कलकत्ता थी। 1911 में एक दिन के लिए इलाहाबाद बनी, एक दिन के लिए इलाहाबाद बनी। तो याद रखना, कभी पूछे कि भारत का कौन सा शहर एक दिन के लिए भारत की राजधानी बना था, तो वो था इलाहाबाद। उसके बाद राजधानी को दिल्ली ले जाया गया और 1911 से दिल्ली राजधानी हो गई भारत की। अच्छा, कलकत्ता से क्यों शिफ्ट किया होगा इन्होंने? कलकत्ता तो एक समृद्ध शहर हो चुका था और कैपिटल मतलब वही होता है कि कलकत्ता था समुद्र के किनारे बसा हुआ, तो उसपे कोई भी आसानी से अटैक कर सकता था कहीं से भी। और अगर आपकी राजधानी पे ही अटैक हो जाए तो फिर आपका बाकी का राज्य तो खोने का डर रहेगा ही। इसलिए दिल्ली शिफ्ट किया गया बीच में, ताकि किधर से भी आए तो सीधा राजधानी पे हमला ना बोल पाए। समझे? चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में व्यापार करने का विशेषाधिकार कब प्राप्त किया? तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना आपके सूरत में की गई थी और ये सूरत आज डायमंड के लिए बहुत फेमस है। डायमंड कटिंग होने के लिए विदेशों से डायमंड सूरत आता है। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया? तो वो था सूरत, गुजरात। नेक्स्ट है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 में अपना पहला कारखाना खोला? तो वो कौन था? मसूलीपट्टनम, केरला में मसूलीपट्टनम। नेक्स्ट है, हुगली नदी के तट पर अंग्रेजों द्वारा पहली व्यापारिक कोठी कब स्थापित की गई? 1651 ईस्वी में। नेक्स्ट है, बंगाल का पहला अंग्रेजी कारखाना 1651 में किस नदी के तट पर खोला गया? तो अभी हमने देखा हुगली नदी के तट पर। कहाँ है? कलकत्ता में है हुगली नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्ट विलियम का निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी ने करवाया था। इस किले के निर्माण स्थल के लिए किस गांव को हटाया गया था? तो गोविंदपुर को हटाया गया था और फोर्ट विलियम का निर्माण कराया गया था। अभी भी कलकत्ता जाओगे आप तो फोर्ट विलियम देख सकते हो। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने भारत में किस वर्ष राजनीतिक सत्ता हासिल की? तो प्लासी के युद्ध के बाद भारत में अंग्रेजों की सत्ता आई 1757 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध, 1764 बक्सर का युद्ध, 1765 इलाहाबाद की संधि। ठीक है, नेक्स्ट है, वांडी वॉश का निर्णायक युद्ध किनके बीच लड़ा गया? तो वांडी वॉश का निर्णायक युद्ध आपके अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया। कब? 1760 में। वांडी वॉश का युद्ध अंग्रेज और फ्रांस, इसमें फ्रांस हारा और अंग्रेज धीरे धीरे भारत में फैले। अगर ये फ्रांस जीत जाता तो हो सकता था हम अंग्रेज के गुलाम ना होकर फ्रांस के गुलाम हो सकते। नेक्स्ट है, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में किस वर्ष हारे थे? तो 1757 ईस्वी में। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला से गद्दारी किसने की थी? तो मीर जाफर ने की थी। मीर जाफर सेनापति था, उसको अंग्रेजों ने बुलाया, बोला भैया चलो हमारी तरफ से काम करो, हम तुमको राजा बना देंगे। और राजा बनने के चक्कर में मीर जाफर सिराजुद्दौला से गद्दारी की। नतीजा ये हुआ कि सिराजुद्दौला हार गया। उसके बाद मीर जाफर का दामाद था मीर कासिम। मीर कासिम अंग्रेजों के पास जाकर बोला, जितना पैसा मीर जाफर आपको दे रहा है हम उससे ज़्यादा देंगे, आप मुझे राजा बना दो। तो नतीजा ये हुआ कि अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को राजा बना दिया। उसके बाद 1764 में मीर कासिम से युद्ध हो गया। नेक्स्ट है, प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक सत्ता हासिल कर ली। यह लड़ाई किस वर्ष हुई थी? 1757 में हुई थी। चलो क्वेश्चन है, किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी? किस युद्ध ने लिखी? प्लासी की युद्ध ने। किस लड़ाई ने बंगाल पर ब्रिटिशों के शासन का मार्ग प्रशस्त किया? तो प्लासी की लड़ाई ने। प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच हुआ? तो बंगाल के नवाब के बीच हुआ था। कौन था? सिराजुद्दौला। इसी टाइम हुआ था। 1757 में प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। 1757 रॉबर्ट क्लाइव। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला था। सिराजुद्दौला। कौन सी घटना 1757 में प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों की जीत के बाद घटी? अंग्रेजों की जीत के बाद कौन घटी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का विस्तार हो गया।
नेक्स्ट है 1760 में वांडीवाश के युद्ध में किस अंग्रेज ने फ्रांसीसी जनरल डिलाली को पराजित किया था? तो आयर वुड ने किया था, आयर वुड ने। नेक्स्ट है 1760 में हुए वांडीवाश के युद्ध में किसकी हार हुई? किसकी हार हुई थी? फ्रांसीसियों की हार हुई थी। भारत के साथ अंग्रेजों के व्यापार के संबंध में दस्तक का क्या आशय है? तो व्यापार करने की छूट को बोलते हैं दस्तक। क्लियर है? तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सॉरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिएगा ना, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में भी बता सकते हैं आप। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।